नमस्कार, डीडी साइंस के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे महान भारतीय रसायन वैज्ञानिक पीसी रे के बारे में। साथ ही ये भी बताएंगे किस तरह इस महान वैज्ञानिक की खोजों ने भारत को विश्व पटल पर अग्रणी बनाकर खड़ा कर दिया। प्रफुल्ल चंद्र रे या पीसी रे को अगर हम भारतीय रसायन विज्ञान का पिता कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अलग अलग प्रयोग करके भारत को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलाई। आइए देखते हैं किस तरह रे ने बाल्यकाल की विपरीत परिस्थितियों को पछाड़ते हुए अपने जीवन में ये खास उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रफुल्ल चंद्र रे का जन्म 1861 में बांग्लादेश के जसोर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। उन्होंने अपने पिता द्वारा स्थापित गांव के स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, पर अभी इस नन्हे से बालक में वैज्ञानिक बनने के लक्षण दिखना बाकी थे। वे कक्षा में कम और पेड़ों पर ज्यादा दिखाई देते थे। 1871 में रे का परिवार कलकत्ता आया और इस बड़े से शहर ने नन्हे से रे को मोहित कर दिया। उन्होंने खुद पर पड़े कलकत्ता के प्रभाव को अपनी आत्मकथा में भी लिखा है। मैंने कलकत्ता में अगस्त का महीना हर दिन एक नई जगह देखकर बिताया। मुझे एक नई दुनिया देखने को मिली। खूबसूरत नजारों का सारा दृश्य मेरे सामने था। रे को कलकत्ता के हेयर स्कूल में भर्ती किया गया, लेकिन एक भारतीय स्कूल में रट्टू तोते की तरह पढ़ना उन्हें पसंद नहीं था। स्कूल शुरू करते ही उन्हें पेचिश की बीमारी हो गई। बीमारी की इस दशा का उन्होंने लाभ उठाया। अब रे अपनी शर्तों पर पढ़ने के लिए आजाद थे और रे ने अपने पिता और भाई की विशाल लाइब्रेरी से खोज कर खूब किताबें पढ़ीं। भाषाएं रे को आकर्षित करती थीं। उन्होंने अपने आप लैटिन, संस्कृत, फ्रांसीसी और ग्रीक भाषाएं सीखीं, जो उनके आने वाले जीवन में अप्रत्याशित रूप से महत्वपूर्ण साबित हुईं। जब तक रे की स्कूली शिक्षा पूरी हुई, उनका परिवार आर्थिक संकट से जूझता रहा। उन्होंने अपनी इंटर की पढ़ाई के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा शुरू किए गए कम फीस वाले मेट्रोपॉलिटन संस्थान में प्रवेश लिया। उन्हें फीस में केवल 3 रुपए देने पड़े। उनके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा रसायन विज्ञान था। रे ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में अलेक्जेंडर पेडलर के लेक्चर सुने। अलेक्जेंडर ने ही रे के मन में इस विषय के लिए उत्साह और दिलचस्पी पैदा की। रे ने खुद की बनाई घरेलू प्रयोगशाला में प्रयोग करना भी शुरू कर दिया। अब रे आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना चाहते थे। उन्होंने गिलक्रिस्ट छात्रवृत्ति के लिए अपना नाम दिया। ये छात्रवृत्ति बेहद प्रतिष्ठित थी और बहुत मुश्किल से मिलती थी और इंग्लैंड में पढ़ाई का प्रबंध करती थी। आर्थिक तंगी से गुजर रहे रे के लिए यही आखिरी उम्मीद थी। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में रे की केमिस्ट्री की पढ़ाई जारी रही। 1885 में उन्होंने बीएससी और 1886 में डीएससी की शिक्षा पूरी की। रे ने अपने इंग्लैंड यात्रा के लिए छात्रवृत्ति जीती थी। वे कई औद्योगिक शहरों जैसे ग्लासगो, मैनचेस्टर और शेफील्ड घूमने गए। इसका उनके आने वाले जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। रे को इंग्लैंड की कार्यप्रणाली में होने वाले भेदभाव के कारण कोई नौकरी नहीं मिली, जिसकी वजह से वे 1888 में वापस भारत आ गए। जब रे वापस भारत आए तो देश ब्रिटिश दमन से जूझ रहा था, लेकिन नौकरी के लिए जूझते रे पर
इन सब का प्रभाव नहीं पड़ा। वे जेसी बोस के साथ रहने लगे, जो उनके इंग्लैंड के दिनों के गहरे मित्र थे और भारतीय विज्ञान के पक्के समर्थक थे। उन्हें नौकरी ढूंढते हुए 1 साल से ऊपर हो गया था। वे प्रोफेसर बनने के योग्य थे, फिर भी उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज में रसायन विज्ञान के सहायक प्रोफेसर का पद दिया गया। रे ने उसी जोश और उत्साह के साथ पढ़ाना शुरू किया जो उनके हर काम में दिखाई देता था। अपने खुद के अनुभवों से वे ये समझाते थे कि रसायन विज्ञान को प्रयोगों द्वारा रोचक बनाया जा सकता है और इसलिए रे ने इस कौशल को आजमाना शुरू किया। आइए देखते हैं कि उनकी कक्षाएं कैसी होती थीं। वे अपने साथ एक हड्डी लेकर कक्षा में आते और अपने हैरान छात्रों के सामने उसे जला देते थे। इसके बाद कक्षा को समझाते कि हड्डी अब शुद्ध कैल्शियम फॉस्फेट बन गई है। ऐसा करके वो अपने छात्रों को ये दर्शाना चाहते थे कि कोई भी तत्व जलने के बाद अपने मूल रूप में रसायन में बदल जाता है, उसमें जानवर का कोई अंश बाकी नहीं रह जाता। और इसे साबित करने के लिए वो सच में अपने मुंह में चुटकी भर राख डाल देते। इन वर्षों में प्रेसिडेंसी कॉलेज खूब फला फूला। इस कॉलेज ने मेघनाद साहा और एसएन बोस जैसे महान भारतीय वैज्ञानिक और सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानी देश को दिए। लेकिन रे सिर्फ एक शिक्षक बनकर ही नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने एक रसायनज्ञ के अपने कौशल से ब्रिटिश शासन को चुनौती देने का निर्णय किया। रे ब्रिटिश दवाइयों के ऊंचे दाम देखकर हैरान थे। उन्हें समझ में आ गया कि इन दवाइयों का कोई सस्ता भारतीय विकल्प नहीं है। उनका वास्तविक हल ये था कि रे खुद दवाइयाँ बनाएं और उन्हें सस्ते दामों में बेचें। जितना उन्होंने सोचा था, ये विचार उससे भी बड़ा बन गया। ये विचार गांधी के ब्रिटिश सामग्री का बहिष्कार करने की तरह ही था। ब्रिटेन और यूरोप के अपने प्रवास के वर्षों में रे विज्ञान और उद्योग के तालमेल से प्रभावित रहे। उनका विश्वास था कि भारत केवल आर्थिक विकास और उद्यमशीलता से ही आत्मनिर्भर हो सकता है। इसी विचार से रे ने 1892 में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की शुरुआत की। उनका पहला संघर्ष ये था कि कोई ऐसा रास्ता खोजा जाए जिससे सस्ते और प्रभावी उत्पाद बनाए जा सकें। उनके कुछ प्रयोगों के बड़े दिलचस्प प्रतिकूल प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए उन्होंने जानवरों की हड्डियों से कास्टिक सोडा बनाने की कोशिश की। रे ने खूब सारी हड्डियां जमा करके अपनी छत पर रखी थीं। उस साल खूब बारिश हुई और हड्डियां सड़ने लगीं। उनके पड़ोसियों को लगा कि रे ने अपने घर में इंसानों की हड्डियां रखी हुई हैं। इसलिए हड़बड़ी में रे ने सारी हड्डियां जला दी और उस राख को कास्टिक सोडा बनाने के लिए प्रयोग में लाया गया और इस तरह बंगाल केमिकल्स में उत्पादन शुरू हुआ। ग्राहकों को अपने उत्पाद के बारे में विश्वास दिलाने के शुरुआती संघर्ष के बावजूद कंपनी सफल रही। जल्द ही रे को अपने घर से निकलकर बड़े परिसर में जाना पड़ा। बंगाल केमिकल्स आज भी मौजूद है और दवाएं तथा रसायन बनाती है, जैसे कि विटामिन, कॉस्मेटिक्स तथा दमा की रोकथाम करने की दवाइयाँ। कि भारत में पहली बार उद्योग और विज्ञान का समावेश करने की पहल हुई थी। व्यवसायी बन जाने से रे के भीतर के केमिस्ट को शांति नहीं मिली। इसी समय केमिकल अनुसंधान के क्षेत्र में उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे हुए। रे मर्क्यूरी के गुणों पर अनुसंधान कर रहे थे। इस तत्व के प्रति उनका मोह इसलिए था क्योंकि भारतीय आयुर्वेद में पारे यानी मर्क्यूरी का काफी प्रयोग किया जाता है। पारे के बारे में विचित्र बात ये है कि ये एक धातु है, लेकिन ये दूसरी धातुओं से अलग है क्योंकि सामान्य तापमान पर ये द्रव्य अवस्था में रहता है। दूसरी धातुओं की तरह ये तत्वों के साथ जुड़कर
कंपाउंड यानी यौगिक बना सकता है। ये दो मुख्य वर्गों में बांटे जाते हैं, मर्क्यूरिन और मर्क्यूरस कंपाउंड, और रे मर्क्यूरस नाइट्रेट बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो 1895 का साल था। रे ने अपनी प्रयोगशाला में कुछ सामान जुटाया, ठंडा तरल नाइट्रिक एसिड और मर्क्यूरी। उनके अनुभवों के अनुसार इस सामग्री से मर्क्यूरस नाइट्रेट बन जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। जब रे ने सामग्री मिलाई तो उन्होंने एक अजीब सा पीला क्रिस्टलीय पदार्थ देखा। ये तो कुछ नया ही था, लेकिन ये क्या हो सकता था? पहले रे ने सोचा कि ये लवण है, लेकिन शक्तिशाली अम्लीय घोल में लवण का बनना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने कई परीक्षण किए। उन्हें सबसे पहले पता चला कि ये मर्क्यूरस कंपाउंड है, और बाद में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये नाइट्राइट है। उन्होंने संयोग से एक नया कंपाउंड ढूंढ लिया था, यानी मर्क्यूरस नाइट्राइट। उन्होंने सबसे पहले अपनी इस खोज को बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में छपवाया। इस खोज पर प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका नेचर की नजर पड़ी। मर्क्यूरस नाइट्राइट ने रे को पूरी दुनिया में शोहरत दिलाई और उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हो गया। लेकिन इसमें इतनी बड़ी बात क्या थी? बड़ी बात थी कि उस समय नाइट्राइट की केमिस्ट्री के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध थी। लेकिन रे का काम मर्क्यूरस नाइट्राइट पर ही आकर खत्म नहीं हुआ। उन्होंने दूसरी धातुओं और ऑर्गेनिक केटायंस के विभिन्न नाइट्राइट के गुणों का अध्ययन किया। उन्होंने खोज निकाला कि अमोनियम नाइट्राइट का संश्लेषण कैसे किया जाता है। रे के बहुमूल्य योगदान के कारण ही नाइट्राइट और उससे संबंधित प्रकारों जैसे हाइपोनाइट्राइट की केमिस्ट्री का विकास हुआ। उन्होंने जैविक सल्फर कंपाउंड की बड़ी मात्रा में संश्लेषण पर और भारी संक्रामक धातु आयनों, इरिडियम, प्लैटिनम और सोने की समन्वय केमिस्ट्री पर काफी काम किया। रे के खोज कंपाउंड्स का विभिन्न कार्यों में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए समन्वय यौगिकों का प्रयोग फोटोग्राफी, सोने की परत चढ़ाने और सोना और चांदी निकालने के लिए किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग कृंतकनाशी, सूक्ष्मजीवनाशी और कृषि संबंधी कीटनाशकों में किया जाता है। जैसे सल्फर कंपाउंड्स का प्रयोग विभिन्न फार्मास्यूटिकल घटकों, कीटनाशकों, विलायक बनाने में और रबर और रेयन के उत्पाद में किया जाता है। रे ने इन विषयों में 100 से अधिक पेपर्स को प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपवाया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। मर्क्यूरस नाइट्राइट की ये खोज एक तरह से भारत में केमिस्ट्री के अध्ययन के लिए उत्प्रेरक थी। रे को वाकई भारतीय रसायन विज्ञान का पिता मानना सही है। रे की सफलताओं पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर W.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने लिखा, रे की तुलना अगर मैं किसी से कर सकता हूँ तो वो है बर्थलोथ। ये न केवल बहुविध रसायनज्ञ है, बल्कि कृषि विज्ञानी, राजनीतिज्ञ और शब्दों के धनी व्यक्ति भी हैं। एक दिन रे ने बार्थलोट की मशहूर किताब ग्रीक अल्केमी पढ़ी। रे प्राचीन हिंदू केमिस्ट्स में रुचि रखते थे और अपने इसी ज्ञान का प्रयोग करते हुए उन्होंने प्रसिद्ध संस्कृत निबंध रसेंद्र सार संग्रह पर एक लेख बार्थलोट को भेजा। बार्थलोट ने इस लेख को सराहनीय भूमिका के साथ छापा। बार्थलोट ने रे को चिट्ठी लिखकर कहा कि वो प्राचीन ग्रंथों में अपने शोध को जारी रखे। बार्थलोट ने रे को मध्य युग की केमिस्ट्री के विषय पर लिखी गई पुस्तकों का संस्करण तोहफे में दिया। इसमें उस समय के अरबी और सीरियन योगदान का वर्णन था। उन्होंने जाना कि अधिकतर सभ्यताओं के वैज्ञानिक विकास का इतिहास लिखित होता है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं था।
उन्होंने अपनी विशेष शैली में इस कमी को पूरा करने का जिम्मा उठाया। कई सालों के अध्ययन के बाद रे के प्रसिद्ध कार्य हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री का पहला संस्करण 1902 में छपा और दूसरा संस्करण 1908 में आया। इन संस्करणों में कई स्वदेशी तरीकों का विस्तार से वर्णन किया गया था, जिससे ये साबित होता है कि भारत में रसायन विज्ञान और आयुर्विज्ञान बेहद उन्नत थे। इन्हें फौरन ही विज्ञान के इतिहास में बहुमूल्य योगदान मान लिया गया। इन सारी अंतर्राष्ट्रीय सराहनाओं से रे की देशभक्ति पर कोई असर नहीं पड़ा। वे गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी के गहरे मित्र थे। 1902 में गांधी जी के कलकत्ता की सबसे पहली यात्रा का नेतृत्व रे ने ही किया था। वे स्वदेशी और असहयोग आंदोलन के पक्के समर्थक थे। उन्होंने चरखा और खादी जैसे प्राचीन प्रतीकों के प्रति अपनी शुरुआती वैज्ञानिक घृणा के बावजूद उन्हें अपना लिया। थोड़ी जांच के बाद रे को चरखा घुमाने में छिपे प्रतीक का आभास हुआ और उन्होंने चरखे को अपना लिया। वे प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा चरखा चलाते थे। राष्ट्रप्रिय भी है। इस प्रकार प्रफुल्ल चंद्र रे ने 1916 में प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़कर विश्वविद्यालय विज्ञान कॉलेज में नौकरी स्वीकार कर ली। अपने कार्यालय में उनकी छात्रों के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता के किस्से आज भी प्रसिद्ध हैं। रे वाद विवाद और नए विचारों को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके छात्र और मित्र सब इकट्ठा हो जाते थे और नए विचारों, भिन्न विषयों पर बेझिझक चर्चा होती थी। हर व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए आजाद था। रे को साहित्य से गहरा लगाव था, खासकर शेक्सपियर और टैगोर के साहित्य से। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने शेक्सपियर पर 19 धारावाहिक लिखे जो बाद में शेक्सपियर पहेली के नाम से छपे। वे प्रसिद्ध शेक्सपियर विद्वान A.C. ब्रैडली के संपर्क में थे। 1932 में उन्होंने अपनी आत्मकथा एक बंगाली केमिस्ट की आत्मकथा के नाम से लिखी। जैसे जैसे रे का सामाजिक स्तर बढ़ता गया, उन्होंने अपनी साख और पद का प्रयोग सामाजिक बदलाव लाने के लिए किया। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय सोशल सम्मेलन में दिए गए अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने हिंदू समाज से वर्ण प्रणाली मिटाने की जोशीली अपील की। वे कई सामाजिक मुद्दों
जैसे छुआछूत, बाल विवाह और दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ थे। – 1922 में बंगाल में भयानक बाढ़ आई, लेकिन सरकार ने इससे निपटने के लिए कुछ खास नहीं किया। ऐसे में पीसी रे का साथ देने के लिए सुभाष चंद्र बोस और मेघनाथ साहा आगे आए, जो कभी उनके छात्र थे। रे एक सच्चे समाजसेवी थे। एक बार एक समाजसेवी किसी अनाथालय के लिए उनसे दान मांगने आया। रे ने अपनी पासबुक देखी। उनके खाते में 3,500 रुपए थे। रे ने तुरंत ही 3,000 रुपयों का चेक लिख दिया। बंगाल केमिकल कंपनी में रे के कई लाखों रुपए के शेयर्स थे। उन्होंने सब दान दे दिए। इन शेयर्स से होने वाले मुनाफे को गरीब विधवाओं और अनाथों के हित और खादी के उत्पाद में लगाया जाता था। 1921 में प्रफुल्ला चंद्र 60 बरस के हो गए। उन्होंने अपने बचे हुए कार्यकाल का सारा वेतन 2 रिसर्च फेलोशिप बनाने और केमिस्ट्री विभाग को दान में दे दिया। 20 साल के कार्यकाल के बाद 1936 में रे विश्वविद्यालय विज्ञान कॉलेज से सेवानिवृत्त हुए। वे 75 बरस के थे। उन्होंने सदा एक नियमित जीवन जिया। वे रोज सैर पर निकल जाते थे और खुद पर बहुत कम खर्चते थे। रे ने अपना सारा जीवन बेहद सादगी से इस कमरे में बिताया। क्योंकि लगभग अपने पूरे जीवन में वे अपच से पीड़ित रहे थे, वे अपने खान पान को लेकर भी काफी सतर्क थे। रे ने विवाह नहीं किया। वे अपने सारे काम खुद करते थे। खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, यहाँ तक कि अपने जूते भी खुद ही पॉलिश करते थे। स्वतंत्रता से 3 बरस पहले 1944 में प्रफुल्ल चंद्र रे की 83 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु उसी कमरे में हुई जिसमें वो पिछले 25 बरसों से रह रहे थे। दूसरे महान आदर्शवादियों के रे के प्रति उनके विचारों से ही उनकी विरासत का अंदाजा लगाया जा सकता है। महात्मा गांधी। ये विश्वास करना मुश्किल है कि इतनी सादगी से रहने वाले व्यक्ति एक महान वैज्ञानिक और प्रोफेसर थे। आज की हमारी इस खास कड़ी में हमने आपको बताया महान रसायन वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र रे और उनकी उपलब्धियों के बारे में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब आपसे अगली कड़ी में होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।